विद्यार्थियों, पिछली बार हम लोग जब मिले थे पिछले टॉपिक पर, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से आवेश को डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से डिफाइन किया जाता है जो है इसमें अन्य बिंदुओं के बारे में जैसे समझ रहे थे कि वास्तव में सजातीय आवेश क्या होते हैं और विजातीय आवेश क्या होते हैं। इस संदर्भ में हम लोग बात किए थे और इसके बाद भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर ही रहे थे। और आपको बता दें कि इसमें जितने भी महान इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करना हमारा अपना कर्तव्य है। हमने आपसे पहले ही बताया था कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो हम आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। जितने भी टॉपिक हैं जो भी आपके एग्जाम के स्तर पर या फिर आपके जीवन से संबंधित हैं उन सब पर हम लोग बहुत विस्तृत ढंग से चर्चा करने वाले हैं। बस जरूरत है विद्यार्थियों तो आपके धैर्य की, आप बस किसी भी तरीके से धैर्य रखिए, मैं धैर्य रखिए क्लास को देखते रहिए लगातार और कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगी और फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो विद्यार्थियों, हम लोग जब पिछले टाइम पर मिले थे तो आवेश के संदर्भ में चर्चा किया था और आवेश के बाद चर्चा किया था आपसे कूलाम के नियम पर। और कूलाम के नियम में हम लोगों ने अगर याद हो तो याद आना चाहिए कुछ कि ऐसे भी बताया था कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यही बताया था कि नहीं। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और बाद में इन्हीं दोनों समीकरणों को संयुक्त किया था तो आपने देखा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² आया था। और यहीं से आपने देखा था कि F इक्वल के Q1 Q2/r² आया था। इस तरीके से हम लोगों ने कूलाम के नियम को जो है पूरी तरीके से प्रूफ करने का प्रयास किया था और कूलाम का नियम आ भी गया था। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग अगले टॉपिक पर बात करें उससे पहले थोड़ा सा कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं उसको समझ लेते हैं कि क्या और कुछ भी है आवश्यक जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं विद्यार्थियों, तो इसके बारे में देखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और वो टॉपिक कौन सी है, जैसे होता क्या है कि वैद्युत बल के बारे में है। वैद्युत बल कि वैद्युत बल और कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या वास्तव में कहीं समानता रखते हैं या फिर इनमें किसी तरीके का अंतर है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये सब हमारे चैप्टर में है, हमारे सिलेबस में है, इसलिए इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको बता दें जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल आकर्षणात्मक भी हो सकता है और प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकता है। यानी इस वैद्युत बल की जो प्रकृति होती है ये दोनों तरीके की होती है, यानी कि ये आकर्षणात्मक भी होता है और क्या होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। यानी दोनों तरीके के बल इसमें पाए जाते हैं, इसमें किसी तरीके कोई संदेह नहीं है। दरअसल हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया कि वैद्युत बल जो होता है ये आकर्षणात्मक भी होता है और प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। लेकिन विद्यार्थियों, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति ऐसी होती है कि सदैव क्या रहती है, आकर्षणात्मक रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कहीं से भी प्रतिकर्षणात्मक नहीं रहती है। जैसे आपको पता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो कणों या पिंडों के बीच में आप जानते हैं कि हमेशा आकर्षणात्मक बल लगता है और ये आकर्षणात्मक बल कोई और नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। तो विद्यार्थियों, यही जरूरी है आपके लिए कि आप इसका अंतर करना सीख पाए कि वैद्युत बल के क्या फीचर्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषताएं होती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल की क्या विशेषताएं होती हैं। इसलिए आप लोगों को बारीकी से एक एक चीज को समझना है। तो आपसे जब कोई पूछेगा कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर होता है तो आप बताइएगा वैद्युत बल जो होता है ये आकर्षणात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल के अगर संदर्भ में हम बात करें तो ये सदैव कैसा होता है, तो ये सदैव आकर्षणात्मक ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसका कारण क्या है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या कारण है कि वैद्युत बल जो होते हैं ये आकर्षणात्मक भी हो सकते हैं, प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षणात्मक होते हैं। तो विद्यार्थियों, इसके पीछे वजह ये होती है कि वैद्युत बल में क्या होता है, आवेश होता है
और आपको पता है आवेश दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव ना। धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है, इस कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर वही बात करें गुरुत्वाकर्षण बल में, तो इसमें सारा मैटर द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो आपको बता दें कि द्रव्यमान सदैव एक ही प्रकार का होता है, इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है आकर्षणात्मक। लेकिन वैद्युत बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षणात्मक भी हो सकती है और प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकती है। तो विद्यार्थियों ये था इसका पहला अंतर। अब इसी तरीके से इसमें हम लोग दूसरे अंतर को भी समझने का प्रयास करेंगे कि और क्या अंतर इसमें हो सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जो वैद्युत बल होता है, ये दोनों आवेश, जैसे दो आवेश हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं, या हो सकता है ऋणात्मक आवेश रहे, या हो सकता है दोनों धनात्मक आवेश रहे। तो इसकी जो प्रकृति होगी, इसका जो मैटर होगा, सब कुछ डिपेंड करेगा इसके माध्यमों के, इसके बीच में जो माध्यम पाया जाता है, क्या फिर इसके बीच का माध्यम कैसा होता है, ठीक है, सब कुछ इसके माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक है। वैद्युत बल के बारे में जब बात किया जाएगा तो वैद्युत बल आवेशों के बीच में जो माध्यम है उस माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए, वहीं हम लोग अगर बात कर ले किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में, तो द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा, वो द्रव्यमानों के बीच पर निर्भर बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। हम आपसे बात कर रहे हैं इसमें वैद्युत बल के बारे में और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। हम आपको बता रहे हैं कि वैद्युत बल जो होता है ये आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज को आपको याद रखना रहेगा विद्यार्थियों, ये जरूरी फैक्टर है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है आपके लिए। तो पहला अंतर क्या हमने बताया कि वैद्युत बल जो होता है ये आकर्षणात्मक भी होता है और प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा होता है, सदैव आकर्षणात्मक होता है। और क्या इसके अंतर, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन वही बात कर लिया जाए तो वैद्युत बल की, तो वैद्युत बल क्या करता है, आवेशों के बीच के माध्यम पर ये निर्भर करता है। ये चीज आपको याद रखना है। तीसरी जो जरूरी बात है वो आपको बता दें कि वैद्युत बल जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होता है। क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इधर से आपके अंतर थे आपने वो जाना। एक एक टॉपिक को आप पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ आप क्या करिए कि इसको आप कनेक्ट करिए एक दूसरे से। जैसे हमने क्या किया, पहले आपको बताने का प्रयास किया कि क्या होता है आवेश, आवेश की प्रकृति के बारे में। फिर आपको इतना ही नहीं, आगे बताया कि कूलाम का नियम क्या होता है। फिर कूलाम के नियम के बाद इसमें जो फार्मूला आया उसको दिखाया, और उसके बाद बता रहा हूं कि जो कूलाम का नियम होता है उसके बाद वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में वास्तव में क्या अंतर होता है या फिर क्या भिन्नता होती है, तुलनात्मक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया। और ये कुछ जो खास जो प्रमुख अंतर थे उसके बारे में हमने आपको स्पष्ट किया। इसी क्रम में अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत बल रेखाएं क्या है। ये चैप्टर केवल एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तभी हमें आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। ये चैप्टर आपकी दरअसल एक नींव के रूप में काम करेंगे। तो आपको जानना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और क्या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इस संदर्भ में भी चर्चा आपसे करना है, ठीक है। अब दरअसल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक जगह कोई एक आवेश है, मान लीजिए जैसे यहीं पर हमने क्या किया, एक बिंदु लिया इस वातावरण में कहीं, और उस बिंदु को जब रखेंगे, बिंदु जैसे फिक्स किया तो वहां पर हमने क्या किया कि एक आवेश रख दिया। अब आवेश रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसके चारों ओर अपना एक क्षेत्र बनेगा। आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वो एक पॉइंट है, यहाँ पर एक आवेश रख दिया। अब जरूरी नहीं है कि एक ही आवेश रखा जाए, आवेश रख दो या फिर क्या कर दो, आवेश समुदाय को आप रख दो। क्या कर दो, आवेश समुदाय को रख दो, ठीक है। चाहे एक आवेश ले लो या आवेश समुदाय ले लो, सबकी विशेषता वही होगी, परिभाषा एक ही जैसे बनेगी। तो यहाँ पर जैसे हमने एक आवेश ले लिया और क्या किया कि इसके चारों ओर आप जानते हैं कि अपना एक क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ये क्या है कि धनावेश,
और यहीं पर थोड़ी दूरी पर हमने क्या किया कि एक ऋणावेश को यहाँ रख दिया। अब इसका तो क्षेत्र यहीं तक है, तो इस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस क्षेत्र के कारण इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसको आप क्या करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, यहाँ लाइए, यहाँ से, फिर भी देखेंगे आप तो किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ टच करेंगे इसके क्षेत्र को, आप देखेंगे जैसे ही आवेश को यहाँ रखेंगे तुरंत ये क्या करेगा, इधर चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि धनात्मक आवेश इस ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देगा। याद रखिए, कोई एक आवेश या आवेश समुदाय जब किसी अन्य आवेश को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, जहां वहीं से क्या हो जाता है, पूरा उसका वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो विद्यार्थियों, बहुत ही आसान सी बात है। जैसे आप एक चुंबक में देखते हो, एक चुंबक रख दीजिए, थोड़ी दूरी पर आप क्या करिए, दूसरा चुंबक रखिए, तो देखते हैं आप कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस चुंबक को धीरे धीरे पास लाइए, तो एक बिंदु आपको ऐसा मिलता है जहां पर क्या होने लगता है कि वो चुंबक तुरंत आकर्षित होने लगता है, या तो आकर्षित होना शुरू हो जाएगा वो चुंबक, या फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तो जिस बिंदु पर ऐसा होना शुरू होता है या जिस बल के कारण ऐसा होना शुरू होता है, वही क्या हो जाता है, उसका वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। याद रखिएगा, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्यार्थियों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझना, एकदम आसान सी टॉपिक है, ठीक है। हमने क्या बताया, जैसे एक धनावेश है और इस धनावेश में क्या कर दिया, धनावेश को यहाँ रखा और उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ है, तो आप क्या करिए, एक दूसरा क्या करिए, चार्ज लाइए, धीरे धीरे पास लाए, केवल पास लाए, यहाँ जैसे लाए तुरंत आकर्षित होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र है। विद्यार्थियों, आप सोचेंगे कि प्लस ही क्यों लिए हैं, ये माइनस ही क्यों नहीं है, माइनस की जगह प्लस भी तो लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। आप इस माइनस के स्थान पर अगर प्लस भी ले लेंगे तब भी परिभाषा बदलेगी नहीं। हमने कहा आकर्षण या तो आकर्षित होगा या फिर क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो यहीं से क्या होगा, जहां क्षेत्र है यहीं से प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाएगा। अगर धनात्मक आवेश ले लेंगे तो भी क्या होगा, इसके वैद्युत क्षेत्र ही कहलाएगा। तो विद्यार्थियों, इस बात को आप लोग अब याद रखिएगा। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो विद्यार्थियों, आप लोग जान गए कि वास्तव में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, या वैद्युत बल क्षेत्र किसे कहा जाता है। अब आगे की जिसकी विशेषताएं हैं उन पर हम लोग गौर करेंगे कि आखिर क्या है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए पूरी तरीके से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए ना। कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए क्या है, आवेश पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया है। इस चीज को समझिए, जब चलने के लिए स्वतंत्र हो गया है तो बल की दिशा में वो चलेगा जिधर उस पर बल लग रहा है। जैसे इधर मान लीजिए कोई एक चार्ज ले लीजिए, तो वो किधर चलेगा, जिधर बल लगेगा। अरे भाई, हम आप किधर चलते हैं, जिधर बल लगता है उधर ही न चलते हैं भाई, किसी अन्य दिशा में तो हम चल नहीं सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी होगा, ये जो आवेश है ये किधर चलेगा, जिधर बल लगेगा उधर ही चलने का प्रयास करेगा या चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, किसी अन्य डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो यही होती है विशेषता वैद्युत आवेश की। सारी बातें आपको विद्युत आवेश के संदर्भ में समझना है, वैद्युत क्षेत्र के संदर्भ में समझना है, या फिर वैद्युत धारा के संदर्भ में समझना है। ये सारे जो फैक्टर होते हैं आपके लिए, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में और थोड़ा सा डिटेल करने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र के संदर्भ में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल करने की कोशिश करते भी हैं तो आप समझ लीजिए कि होता क्या कि जैसे बल मान लीजिए, आपसे पूछा जाए जैसे आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बल क्या कर रहे हैं, हम लगातार बल की दिशा में निरंतर परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। अगर हम बल के डायरेक्शन में लगातार परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, आवेश जो चल रहा है उसकी दिशा में लगातार क्या होना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि इसका रिसोर्स क्या है, इसका रिसोर्स है ये आवेश, इसकी वजह से इसको बल मिल रहा है। और इसी बल की दिशा में जब लगातार परिवर्तन करना शुरू कर देंगे तो इसके प्रभाव में जो अन्य आवेश है जो स्वतंत्र रूप से जो यहाँ पर गति करना चाह रहा है वो भी क्या करेगा, तुरंत इसी के डायरेक्शन के थ्रू गति करना शुरू कर देगा, अर्थात इसकी डायरेक्शन क्या होने लगेगी, बदलना शुरू हो जाएगी। तो यही सारी बातें आपको सीखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका पथ कैसा होगा, तो आप याद रखिएगा पथ फिर कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, यानी कि इसी को बोला जाता है वक्राकार। क्या बोलते हैं इसको,
ये पथ कैसा बनना शुरू हो जाएगा, तो पथ हो जाएगा आपका वक्राकार पथ। विद्यार्थियों यही है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपको समझना था। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, तो आप वैद्युत क्षेत्र के संदर्भ में तुरंत बताएंगे कि किसी विद्युत आवेश, क्या बोलेंगे, किसी विद्युत आवेश या फिर आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हमने आपको बताया कि जैसे वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होगा तो वह किधर चलेगा, तो वह सदैव बल की दिशा में चलना चाहेगा, क्योंकि जिधर बल लगेगा उधर कोई वो क्या करेगा, गति करना प्रारंभ कर देता है। तो विद्यार्थियों और इसमें क्या जरूरी है, हमने बताया यदि बल की दिशा में लगातार परिवर्तन कर दिया जाए, अगर हम लोग बल की दिशा में लगातार परिवर्तन करते चले जाएंगे तो यहाँ पर जो आवेश जो गति कर रहा है वो भी क्या करेगा, उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होगा, और दिशा में परिवर्तन होगा तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, उसका पथ उसका जो पथ होगा हमने बताया कि उसका पथ कुछ कर्व टाइप का हो जाएगा, कर्व शेप हो जाएगा, अर्थात वक्राकार इसका पथ हो जाएगा। विद्यार्थियों यही इसकी जरूरी बात, इसी को हमें समझना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं जो और भी चीजें जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं उसको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं को समझना हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। जब तक वैद्युत बल नहीं समझेंगे आगे किसमें किसी टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। विद्यार्थियों चलिए समझते हैं कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। जैसे होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश, कोई जैसे धन आवेश है, धन आवेश चलने के लिए जिस पथ का अनुसरण करता है, ठीक है, जो धन आवेश का जो मार्ग होता है उसके मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत बल रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के पथ को ही क्या कहा जाता है, या मार्ग को ही क्या कहा जाता है, तो बोला जाएगा वैद्युत बल रेखा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वैद्युत बल रेखा। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कुछ कैसे चलती हैं आपको हम बता देते हैं, इसके संदर्भ में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ये क्या है, धन आवेश, क्या है, धन आवेश। अब यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी ऐसे ऐसे, विद्यार्थियों ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर ये सब के सब क्या है, एक दूसरे के अभिलंबवत हैं। अगर ध्यान से आप देखें ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये धनावेश से चल के अनंत पर समाप्त होंगी ऐसे। तो अब आप लोगों को ये बात याद रखनी रहेगी, उम्मीद है कि इसे आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। तो हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, वैद्युत क्षेत्र में कोई एक स्वतंत्र धन आवेश है, वो चलने के लिए जिस पथ का अनुसरण कर रहा है वही जो पथ होगा वही क्या कहलाएगा, उसका वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब वैद्युत बल रेखाओं के संदर्भ में अगर हम लोग थोड़ा डिटेल करना है तो उसको भी देख लीजिए कैसे इसको और डिटेल में समझना है। वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में करती क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। तो वैद्युत बल रेखाएं कुछ नहीं करती हैं, केवल इसका एक काम होता है, ये क्या करती हैं कि जो बल होता है बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं कि आखिर बल किधर से किधर लग रहा है। ठीक है, बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में वैद्युत बल रेखा कुछ नहीं होती है, ये एक काल्पनिक रेखा होती है। अगर आप समझते हो कि वास्तव में वैद्युत बल रेखा कोई रेखा होती होगी या फिर इसके बहुत सारे जो है तो मार्ग होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैद्युत बल रेखा कुछ नहीं होती, एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसको हमने अपने से लेट किया हुआ है, माना हुआ है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। विद्यार्थियों अगर आप समझना चाहें तो हमने आपको बताया कि ये धनावेश से चल रही है, ठीक है, और ये अनंत तक पूरा क्या हो जाएंगी, जाएंगी। जैसे ये धनावेश पर क्या हो रही है कि ऐसे धनावेश से चलकर अनंत पर समाप्त हो रही है, ऐसे ऋणावेश में इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। ऋणावेश में क्या होगा विद्यार्थी देख लीजिए उसको भी, ये देखिए इस बार देखिए एरो उल्टा लगा हुआ है, अनंत से चल करके अब ये ऋणावेश पर समाप्त होंगी। ठीक है, यही इसमें समझना रहता है मिलाकर।
धनावेश की जब बात आई तो धनावेश से चल करके वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर समाप्त होंगी, और जब बात ऋणावेश की होगी तो ये क्या करेंगी, ये अनंत से चल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। यही इसकी मेन विशेषता होती है जिसको हमें समझना है। ठीक है, अब जो इसमें और स्पष्ट करने वाली बातें हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। अगर देखा जाए तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं विद्यार्थियों, वो धनावेश से चल करके क्या होती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके से ऐसे चलेंगे। धनावेश से चल करके कहाँ समाप्त होती है, तो ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये देखिए, ये है धनावेश से चल रहे हैं और ऋणावेश में क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे। यही आपको फैक्टर समझना रहता है। ठीक है, क्योंकि जब तक इसे नहीं समझेंगे तब तक आगे की बात आपको समझ में आने वाली नहीं। ठीक, जी आप देख रहे हैं तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाओं के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि धनावेश से चल रही है और क्या हो रही है, ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। धनावेश से चलती है तो देखिए ये कुछ इस तरीके से। तो ये सारी इसकी क्या है, विशेषताएं होती हैं। विद्यार्थियों अगर इसमें और डिटेल में हम लोग समझना चाहें तो आपको बता दें वैद्युत बल रेखाओं के गुण के संदर्भ में ये रेखाएं धनावेश से चलती हैं और धनावेश से चल करके क्या करती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक, पहली विशेषता होगी जिसको समझने में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी है, ये बल रेखा क्या होती है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, उस बिंदु पर क्या होती है, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, जो भी बिंदु आप बनाएंगे, जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा क्या करेगी, वो बताएगी कि वास्तव में बल रेखा की दिशा किधर है, किधर बल लग रहा है, उस बल को प्रदर्शित करना चाहेगी विद्यार्थियों। और आप याद रखिएगा कोई भी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। ठीक है, कोई भी बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब कारण क्या है, क्योंकि अगर काट देंगे तो उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। और आपको याद है दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी तो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाएंगी। ठीक है, अब दो दिशाएं अगर प्रदर्शित हो जाएंगी तो बल की दो डायरेक्शन हो जाएगी, और बल की दो डायरेक्शन का होना ये तो मतलब असंभव वाली बात हो जाएगी कि भाई बल की दो डायरेक्शन कैसे होगी, एक ही ना डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, ये याद रखना है कि कभी भी दो बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है, क्योंकि काट देंगी तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। और दो स्पर्श रेखाएं खींचे जाने का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, कि अगर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी फिर याद रखिएगा दो फिर बल रेखाएं भी हो जाएंगी, यानी कि प्रदर्शित करेंगी, दो तरफ बल की दिशा को प्रदर्शित कर देंगी। और ये क्या है, असंभव है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं हो। अब ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं वास्तव में क्या होती हैं, खींची हुई डोरियों की जैसे लचकदार होती है। जैसे आप डोरी को खींच करके कहीं टांग दीजिए, कहीं बांध दीजिए, तो आप देखेंगे क्या होगा, यही डोरी कैसी होती है, लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती, विशेषता होती वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है इन सारी विशेषताओं के बारे में। है कुछ नहीं, केवल 4 शब्द है, उसको क्लियर कर लीजिए। ये रेखाएं क्या होती है, खींची हुई डोरी की तरह क्या करती है, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है विद्यार्थी। तो ये आपको याद रखना है। बात क्लियर हुई। और इसमें क्या समझना है, ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटना चाहती है, एक दूसरे से दूर जाती है। इसके पीछे कारण क्या है आप देख लीजिए। जैसे ये है धनावेश, और यहाँ पर हमने क्या किया, वैद्युत बल रेखाओं को दिखाया। अब अगर वैद्युत बल रेखाओं को हम दिखा रहे हैं तो आप ध्यान से समझिए यहाँ पर थोड़ा सा। अब ये वैद्युत बल रेखाएं, कोई भी बल रेखा ऐसी है जो पास आ रही है, देखिए ये सब क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पर दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी पास नहीं आ रही, क्या हो रही है, दूर जा रही है। यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ रही है। ठीक है,
क्योंकि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, और दो धनावेश कभी कभी पास में नहीं आ सकती, हमेशा ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटती जाएगी। ठीक है, इसलिए बल रेखाएं कभी पास में नहीं आती है, हमेशा एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर हटती चली जाती हैं, दूर हटती चली जाती हैं। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि आखिर वैद्युत बल रेखाओं की क्या विशेषताएं होती हैं या फिर क्या गुण होते हैं। विद्यार्थियों, अगर एक बार और अगर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो आप लोग देख लीजिए, आज जो टॉपिक बताए हैं उसकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, हम लोग पुनरावलोकन करते हैं कि आज हमने कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ा है। विद्यार्थियों, पहले हम जैसे ही आए थे आपको बताए थे कि वैद्युत बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इन दोनों बलों में तुलना किए थे, यानी कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो वैद्युत बल होता है ये आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों हो सकता है, परंतु जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये सदैव कैसा होता है, ये सदैव आकर्षणात्मक होता है, यानी इसमें प्रतिकर्षणात्मक गुण नहीं पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस बात को भी आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। और इसमें हमने विशेषता बताते हुए इसकी आपको बताया था कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल क्या होता है कि ये दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के बीच में माध्यम कैसा है। लेकिन आपको बता दें कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जैसे हम और आप हैं, खड़े हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि हमारे और आपके बीच में भी क्या होगा, बल लगे। जैसे आप हमारे पास में खड़े हैं, थोड़ा दूरी भी खड़े हैं, तो हमारे और आपके बीच में भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है, परंतु इसका अनुभव हम आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए कभी इसका जिक्र भी नहीं करते। लेकिन याद रखिएगा हमारे और आपके बीच में क्या होता है, बल कार्य करता है। विद्यार्थियों, अब आप इसमें कुछ भी कर दीजिए, बीच के माध्यम में कुछ भी आ जाए, लेकिन क्या होगा, जितना बल लग रहा है उतना ही बल लगेगा। वो बल नियम है, वो बल बदलने वाला नहीं है। अब उस पर कुछ भी कर लिया जाए लेकिन उतना ही बल कार्य करेगा सदैव, ठीक। ये बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा वैद्युत बल। और हमने आपको इसकी विशेषता बताया कि वैद्युत बल जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये क्षीण होता है, और जो वैद्युत बल क्या होता है वो अधिक प्रबल होता है। इनकी तुलना कराने पर ऐसा देखा गया। तो विद्यार्थियों, अभी जाने आप वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कैसे तुलना कराई जाती है। इसी तरीके से हमने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र के बारे में, और वैद्युत क्षेत्र के संदर्भ में चर्चा करते हुए हमने आपको बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे आपसे इसकी कोई परिभाषा पूछ ले तो आप बताइए कि किसी वैद्युत क्षेत्र अथवा किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय, कोई एक आवेश लेकर भी ये बात प्रूव किया जा सकता है, या फिर आवेश समुदाय को पूरा लेकर के प्रूव किया जा सकता है। एक आवेश की भी वही विशेषता है और आवेश समुदाय की भी वही विशेषता है। तो विद्यार्थियों, याद रहे कि विद्युत आवेश में क्या है कि कोई एक आवेश या फिर आवेश समुदाय ले लो, ठीक है, और आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश क्या करे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के साथ साथ आपको हमने बताया था कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आखिर और भी तो कुछ इसकी विशेषताएं होती होंगी। तो उसके बारे में अगर हम आपको बात करें तो बता दें कि यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, जैसे वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश स्वतंत्र है, वो उसमें चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसी दिशा में चलेगा जिस पर उस पर क्या होगा, बल लगेगा। जिस दिशा में उस पर बल लगेगा वो उसी दिशा में चलने का प्रयास करेगा, कभी भी उसके विपरीत नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। और हमने आपको बताया कि जिस बल के अंतर्गत वो गति कर रहा है, मान लीजिए कि उसके डायरेक्शन में लगातार परिवर्तन करे दे रहे हैं, लगातार हम उसकी दिशा में परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों, याद रहे, अगर हम बल के दिशा में अगर लगातार परिवर्तन करेंगे तो जो आवेश गति कर रहा है उस आवेश के डायरेक्शन में भी क्या होगा, लगातार चेंज जाएगा, परिवर्तन होगा, दिशाओं में परिवर्तन होगा। और हम आगे देखेंगे जब उसका पथ कैसा हो जाएगा, तो उसका पथ विद्यार्थियों कैसा हो जाएगा, उसका पथ हो जाएगा वक्राकार, यानी कि उसके मार्ग में लगातार परिवर्तन हो रहा था, दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा था। तो विद्यार्थियों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमने आपको बताया था वैद्युत बल रेखा के बारे में, और वैद्युत बल रेखा के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं किया,
और उन्हीं चर्चाओं को एक बार फिर से हम उजागर कर रहे हैं, फिर से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों। देखते हैं कितना आप लोग समझते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा समझाया जाएगा। पहले तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को समझ में आए, और आप लोग अपने अपने रिस्पांस जरूर दीजिएगा। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा। विद्यार्थियों, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इस समय वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, और वैद्युत बल रेखाओं के संदर्भ में चर्चा करते हुए हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश के मार्ग को, मान लीजिए वैद्युत आवेश है, यहाँ पर पूरा वैद्युत आवेश है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक धन आवेश को ले जाकर के रख दिया जाए, ठीक है। इधर पूरा एरिया है, इधर पूरा क्षेत्रफल जितना है इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र कर दीजिए, या केवल वैद्युत क्षेत्र इसमें विस्तारित कर दीजिए। उसके बाद इसमें कोई एक स्वतंत्र धनावेश रख दीजिए, तो वो धनावेश क्या करेगा, चलना चाहेगा। वो धनावेश इधर से इधर जैसे जैसे चलता जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका पथ बनता चला जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो जो उसका पथ बनेगा वही वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखा की तमाम तरीके की हमने आपको विशेषताएं बताई थी, और उन्हीं विशेषताओं पर एक बार हम आपसे दोबारा चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, ये शुरू की क्लास है और शुरू की क्लास में उनको गैप नहीं करना है, और हमारी कही गई एक एक बात को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, क्योंकि इसी से आपका फ्यूचर संवरेगा, इसी से आपका आज है, इसी से आपका कल है। विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा किताबों से मित्रता करें, बाहरी दुनिया से कम मित्रता करें। आप तो देख भी रहे हैं कोरोना संकट है, इस वजह से और बिल्कुल बाहर न निकले। कोरोना महामारी की वजह से तमाम तरीके की दिक्कतें। तो विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, किताबों के साथ मित्रता करें, अपने घर परिवार में साथ में रहें, बाहर बिल्कुल न निकलें। हमने आपको बताया वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कि ये रेखाएं धनावेश से चल करके क्या होती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों, इसी को समझना है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये धनावेश से चलती हैं, और धनावेश से चल करके क्या करती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो बल रेखाएं होती हैं, बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या करती है, वो वैद्युत बल रेखा की दिशा को बताती है, ठीक है। किसी भी बिंदु पर आप क्या करिए, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच देगी अगर, तो वही स्पर्श रेखा क्या कर देगी, उस बल रेखा की दिशा को बता देगी, उसके बल की दिशा को बता देगी कि एक्चुअल में बल किधर से किधर लग रहा है, ठीक है। अब इसमें जो और जरूरी फैक्टर्स हैं उसको समझना है। हमने आपको बताया था कि कोई भी दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्यार्थियों, बिल्कुल सही बात है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगी ये बल रेखाएं, क्योंकि बल रेखाएं अगर काट देंगी तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी। और विद्यार्थियों, अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो फिर क्या होगा कि वहां पर दो बल रेखाएं प्रदर्शित हो जाएंगी। मतलब ये पता चलेगा कि एक ही सिस्टम में दो तरफ बल लग रहा है, यानी इसकी दिशा को हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। अर्थात यह कहना पूर्णतः क्या है, असत्य या असंभव है, ठीक है। तो ये पॉइंट